हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 12वीं कक्षा की अगली कविता जो कि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित है, गज़ल। इसमें देखिए क्या कहते हैं कि कवि ने अपनी गज़ल के माध्यम से लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार से संबोधित किया है। पहला देखिए क्या कह रहे हैं कि नौरस गूंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों भी गुलशन में पर तोले हैं। इसके शब्दार्थ देखिए। पहले नौरस क्या होता है, बसंत ऋतु को कहा गया है। और गूंचे किसको कहा जाता है, फूल की कलियाँ। नाजुक होती है, कोमल। और पंखड़ियाँ पता ही है, जो पत्तियाँ जिसको कह देते हैं वो। गिरहे किसको कहते हैं, बंधन या गांठ को। और बू क्या होता है, बू होता है खुशबू या महक। गुलशन कहा जाता है बाग बगीचे को। इसका प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता गज़ल से अवतरित किया गया है, जिसके कवि फिराक गोरखपुरी जी हैं। और इसमें कवि ने वसंत ऋतु के आगमन पर वातावरण में छाए हुए सौंदर्य का चित्रण किया है। अब देखिए क्या कहते हैं कि कवि कहता है कि बसंत ऋतु में फूल की जो कलियां होती हैं उनकी पंखड़ियों की कोमल गांठों को खोल देती हैं। ठीक है। नौरस होता है वसंत ऋतु की। वसंत ऋतु क्या होती है, फूल की कलियों की पंखड़ियों की कोमल गांठों को खोल देती हैं। या फिर कह देते हैं कि बगीचे में फूलों के रंगों की खुशबू उड़ने के लिए अपने पंखों को खोलती हैं, या उड़ जाने को रंगों गुलशन में पर तोले हैं। कि क्या कहते हैं कि वसंत ऋतु में क्या होते हैं, जो फूल की जो कलियां होती हैं वे सब और अपनी महक या अपनी खुशबू को उड़ाने के लिए अपनी जो उनकी जो गांठें होती हैं उसको पूरी तरह से खोल देती हैं। अर्थात में कहेंगे कि वसंत ऋतु आते ही बगीचे में फूल खिल उठते हैं और उनकी खुशबू जो है वो संपूर्ण वातावरण में फैल जाती हैं। दूसरा देखिए, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। जर्रा जर्रा क्या होता है, कन कन। शब होता है रात, निशा या रात्रि जिसको हम कह देते हैं वही। और इसमें प्रसंग में वही। और इसमें किसका वर्णन किया गया, इसमें कवि ने रात के समय तारों के टिमटिमाते हुए सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि क्या कहता है कि कवि कहता है कि रात के गहन अंधकार में प्रकृति का जो प्रत्येक कण कण होता है वह सोया हुआ होता है। अर्थात क्या, अर्थात संपूर्ण वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ होता है। लेकिन क्या होते हैं, इस अंधकार में भी क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते रहते हैं। तुम भी सुनो हो यारो सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कि कवि लोगों को संबोधन करते हुए कहता है कि हे प्यारो, तुम भी सुनो कि रात्रि में चारों ओर छाया हुआ सन्नाटा भी क्या है, कुछ कहता है। अर्थात उसमें भी कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ होता है। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे हैं और हम किस्मत को रो ले हैं। एक होता है एक, लेवे हैं लेती हैं। कि कवि का कथन है कि इस जहां में आलसी मनुष्य और उसकी किस्मत दोनों का सदा एक ही स्वभाव रहता है। अर्थात क्या होता है, उसकी किस्मत को और आलसी व्यक्ति को सदा एक ही काम मिलता है। वो काम क्या होता है कि किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो लेते हैं। कि क्या कहता है कि वह समय समय पर किस्मत को रो लेता है और किस्मत क्या है वो उसको रो लेती हैं। अर्थात कवि का अभिप्राय है कि इस संसार में जो आलसी आदमी है वह अपनी किस्मत को रोता रहता है। उसका कोई भी कार्य अगर पूरा नहीं होता है या अच्छे ढंग से नहीं होता है तो वो किस्मत पे ही अपना सारा दोष दे देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, इस तरह से। और किस्मत किस लिए उस आदमी को कोसती है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता, इसलिए वो किस्मत जो है वो उसको रोती हैं। ठीक है। अगला देखिए, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। काश होता है इच्छा प्रकट करने के लिए शब्द कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए कि कवि कहता है
कि इस दुनिया के जो लोग हैं जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, काश वे इतना सोच सकते कि संसार में तरह तरह के लोग हैं जो अलग अलग तरह की बातें बनाकर मुझे इस संसार में बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन कवि कहता है कि मुझे बदनाम करने वाले लोग काश ये सोच सकते कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, कि वो मुझे संसार के सामने बदनाम करके मेरे बारे में या मेरा रहस्य खोल रहे हैं या फिर अपने रहस्य समाज को बता रहे हैं। अर्थात कवि का अभिप्राय है कि इस संसार में दूसरों को वही लोग बदनाम करते हैं जो स्वयं पहले से ही बदनाम होते हैं। अगला देखिए, आगे देखिए, ये कीमत भी अदा करे हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले लें। कीमत क्या होती है? मूल्य या दाम जिसको कहते हैं। अदा होता है चुकाना। बदरुस्ती ए होशो हवास इसका पूरा का मीनिंग होएगा विवेक के साथ दुरुस्त करना। दीवाना चाहने वाला या प्रेमी। इसमें क्या होता है? इसमें कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है, प्रिया मीन्स या प्रेमिका जिसको हम कह देते हैं, उसको संबोधित करते हुए कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ और पूरे होशो हवास में प्रेम की कीमत भी चुका देते हैं। ठीक है, हम क्या होता है? हम अपने पूरे विवेक के साथ और पूरे होशो हवास में प्रेम की कीमत भी चुका देते हैं और हम तुम्हारा सौदा करने वाले अर्थात तुम्हें खरीद कर अपने पास रखने वाला दीवाना भी बनने को तैयार हैं। तेरा सौदा करने वाले मीन्स तेरा यदि कोई मुझसे सौदा करे तो भी मैं तुम्हें खरीद कर अपने पास रख लूँ और तुम्हारा क्या है? दीवाना बनने के लिए भी मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आगे देखिए, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लेते हैं। गम होता है दुख पीड़ा, पासे अदब है सम्मान करना, ख्याल होता है विचार जिसको हम कह देते हैं विचार आना। कि कवि क्या कहते हैं कि कवि फिर से अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए, अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं तेरे हृदय में स्थित पीड़ा का सम्मान करता हूँ, ये मैं तेरे दिल में छिपे हुए दुख का सम्मान करता हूँ। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि तेरे दिल में गमों का सागर उमड़ रहा है, अर्थात तेरे दिल में जो है वो बहुत ज़्यादा ही दुख है, पीड़ा है, लेकिन कुछ दुनिया का भी ख्याल है। कि मैं क्या कहता है कि मैं दुनिया का ख्याल करके ही चुप हो जाता हूँ, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लेता हूँ। कि हे प्रिया, मैं तुम्हारे गमों को समझता हूँ लेकिन समाज के डर से चुप हूँ और इसी समाज से छिपा करके मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करके चुपके चुपके एकांत में रो लेता हूँ। अर्थात क्या जाएगा? अर्थात कहीं दुनिया वाले कोई संदेह न करने लगे, इसलिए मैं तुम्हें समर्पित नहीं हो सकता, अर्थात मैं अपने दर्द को खुलकर रो सकता हूँ। फिर देखिए, फितरत का कायम है तवज्जुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। फितरत क्या होती है? स्वभाव। तवाजुन होता है संतुलन बनाना। आलमे हुस्नो इश्क होता है उस हुस्नो इश्क का आलम या खुद को स्वयं को या अपने आप को जिसको बोल देते हैं वो। तो इसमें कवि ने क्या है? इसमें कवि ने मोहब्बत में डूबे आशिक की जो मनोस्थिति होती है उसका वर्णन किया है कि फितरत का कायम है तवाजुन। कि कवि कहता है कि मोहब्बत का नशा आज तक छाया हुआ है। ठीक है, कि क्या कहते हैं कि जो स्वभाव से ही क्या होता है, जो मान लो जो मोहब्बत का जो स्वभाव होता है या प्रिय का जो स्वभाव है आज तक भी क्या है, उसमें संतुलन कायम है। अर्थात क्या है, कवि के कहने का अभिप्राय है कि प्रिय से विरह के बाद भी, यानी प्रेमिका से बिछुड़ने के बाद भी, इतना समय के बाद भी क्या होता है, उसके स्वभाव में आज भी संतुलन
कायम है, तवाज़ुन आलमे हो इश्क में भी। क्या कहते हैं कि वह अपने आप को क्या है आज तक इस स्थिति में भी संभाले हुए हैं। उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को जितना खो लेते हैं। कि कवि कहते हैं कि मैं वियोग अवस्था में भी अपने आप को जितना भूल जाता हूँ उतना ही अपने प्रिय को प्राप्त कर लेता हूँ। अर्थात क्या है? अर्थात है कि अपनी प्रेमिका से वियोग की अवस्था में क्या है, मैं जितना अपने आप को भूलूंगा उतना ही अपने प्रेमिका को अपने पास पाता हूँ। आगे देखिए, आबो ताब अशआर न पूछो तुम भी आंखें रखो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती डोले हैं। आदो ताबे अशार चमक दमक के साथ, बैतो होता है शेरों। इसमें कवि ने क्या अपने प्रिया को संबोधित करते हुए जगाने का प्रयास किया है। कवि अपनी प्रिया को या प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे पूरी चमक दमक के साथ पूर्ण बातें या पूरी बात मत पूछो, क्योंकि तुम्हारे पास भी क्या है, दो आँखें हैं। तुम भी अपनी आँखों से इस चमक दमक को देख सकती हो। ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कि कवि को संदेह होता है कि ये जो जगमगाते शेरों की चमक है या फिर इस पर कोई मोती बिखेरे हुए हैं। आगे देखिए, ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मैं मेरी रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते नाचे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। अंजुमने में होते शराब की महफिल, और रिंदों को होती है शराबियों को, फरिश्ते देवता या जिसको देवदूत कहते हैं, गर्दू होता है आकाश, बाबे गुनाह होता है पाप का अध्याय, जग होता है संसार। कि इसमें क्या होता है, इसमें कवि ने अपने प्रियजनों की यादों का बखान किया है, उसकी यादों का वर्णन किया है। कवि कहता है कि हे प्रिय, तो इस विरह अवस्था में भी मुझे इस तरह याद आती है जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब याद आती हैं। रात गए गुर्दू पे फरिश्ते, तथा क्या होता है कि अर्धरात्रि में आकाश में देवदूत संपूर्ण संसार के पाप का अध्याय खोलते हैं। उसी तरह से क्या होते हैं, मुझे तो याद आती हैं। सदके फिराक अजाजे सुखन, कि कैसे उड़ा ली ये आवाज़ इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोली हैं। सदके फिराक मीन्स फिराक जो गोरखपुरी कवि है उनके लिए सदके जाना होता है, सदके जाना या वारे जाना या कुर्बान जाना जिसको हम बोल देते हैं। अजाजे सुखन होता है बेहतरीन शायरे, और यहाँ पर मीर किसको कहा गया है, एक महान शायर है मीर, उनके बारे में बताया है। ठीक है, मीर यहाँ पर शायर का नेम है। फिर इसमें देखिए, इसमें गोरखपुरी ने प्रतिष्ठित शायर मीर के प्रति श्रद्धा भाव अभिव्यक्त किए हैं। कवि कहता है, प्रतिष्ठित शायरी की ये आवाज़ कैसे चुरा ली, इस पर फिराक सदके जाता है, अर्थात अपने आप को न्यौछावर करता है। कवि अपनी गज़लों को महान शायर मीर के प्रति समर्पित करते हुए कहता है कि मेरे इन गज़लों में तो प्रतिष्ठित शायर मीर की गज़लें ही बोलती हैं, अर्थात शायर मीर से ही प्रभावित होकर मैंने ये गज़लें लिखी हैं। ये थी हमारी कविता गज़ल, और इसका काव्य सौंदर्य या विशेष देख लीजिए। विशेष में आ जाएगा उर्दू, फारसी और साधारण बोलचाल की भाषा, माधुर्य गुण और अनुप्रास और पदमैत्री अलंकार, श्रृंगार रस, बिंब योजना, भावपूर्ण शैली, और छंद इसमें आ जाएगा गज़ल छंद का प्रयोग किया है। ये थी हमारी कविता, ये यहीं पर ही ख़त्म होती है। आज हम इतना ही करेंगे।